वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का डिस्कशन है हमारा मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर के अंदर। अपने लास्ट जो क्लासेस थे उसके अंदर हमने ईएमएफ इक्वेशन पे अपने क्लास को कंटिन्यू करा था। तो अब मैं वहां से लेके आता हूं कि उन ईएमएफ इक्वेशन के कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंक्लूजन अगर आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। या क्या कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज को फोकस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने इससे पहले क्लास में आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मशीन के अंदर बताया था। सब पॉइंट्स को मैं प्रूफ करूंगा एक एक तरीके से, और जितने को प्रूफ करता जाऊंगा उसमें एक से एक कंक्लूजन निकलता जाएगा और आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की लाइन लगते चले जाएंगे। तो चलिए, यहां पे हमने 3 इंपॉर्टेंट फिलहाल कंक्लूजन पे जाना है। कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 3, और तीनों पॉइंट के बारे में जानेंगे, जिसमें कंक्लूजन 3 जो होगा वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं चाहता हूं मैग्नेटिक सैचुरेशन को थोड़ा थोड़ा अभी सीखते चले जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर का कोर का साइज बड़ा कब होना चाहिए, छोटा कब होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कब घटना चाहिए, कब बढ़ना चाहिए। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन से, कोर से आपको बहुत अच्छे से पता चलता है। तो इस ईएमएफ इक्वेशन से जो भी टर्म हम निकालेंगे, तो 3rd पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं पॉइंट करूंगा शायद इसमें बहुत बच्चों को आता भी होगा, पर उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हम उसको बिल्कुल लेयर बाय लेयर यहां से करते चले जाएंगे, और फिर देखना इसको करते ही जब मैं वर्किंग पे आऊंगा फुल लोड और नो लोड का, तो कितने अच्छे तरीके से हर चीज को आप समझ पाओगे। आपको पता चलेगा कि प्लेन में चलने वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई क्यों होती है। अप्रॉक्सीमेट 400 हर्ट्ज पे उसको ऑपरेट कराया जाता है, जबकि हमारे डेली लाइफ के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराया जाता है। तो इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। यही तो आया था हमारा E = 4.44 F phi m n। यहाँ देखिए, प्राइमरी साइड की बात होती थी E1 लग जाता, यहाँ N1 लग जाता। एक बार मैं आपसे डिस्कस कर दूं, ये हमारा ईएमएफ इक्वेशन आरएमएस वैल्यू में निकला था। ये 4.44 कांस्टेंट वैल्यू है। ये फ्रीक्वेंसी प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड नियत होता है। फाई एम क्या था, म्यूचुअल फ्लक्स, जो मैक्सिमम फ्लक्स को इंडिकेट कर रहा है। फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ये जो फ्लक्स है हमेशा फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स को इंडिकेट करता है। ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। और ये एन टर्नों की संख्या है। प्राइमरी साइड के लिए बात की होती तो प्राइमरी साइड की टर्नों की संख्या, सेकेंडरी साइड की बात होती थी सेकेंडरी साइड की टर्नों की संख्या। चलिए, हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ये भी आपको निकाल के दिया था कि दोनों साइड के ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन का हमने डिवीजन दिया था, और आपसे बोला था उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अब समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर इसको बोला था, हमने ये भी बोला था आपसे कि जो E2/E1 होता है कभी E1/2 नहीं करना। इससे प्रॉब्लम आएगी आपको ट्रांसफर रेफर्ड करने में वैल्यू को आगे, और कई जगह आपका डायरेक्ट वैल्यू पूछता है छोटे छोटे एग्जाम में, तो वहां भी दिक्कतें आएंगी। तो ये जाना, अगर हमने ईएमएफ इक्वेशन से यहां आए तो कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कि अगर इतना कर सकते हो तो इन दोनों इक्वेशन को लो। E2/N2 कर सकता हूं और E1/N1 हमने वही कर दिया। E2/N2 किया, E1/N1 किया। इसका मतलब हमने एक स्टेटमेंट वहां लिखाया था 10 पॉइंट्स में। अगर आप ट्रांसफार्मर का 10 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि पर टर्न वोल्टेज जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में पर टर्न वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट को हमने लिखाया था, यानी टर्नों की संख्या जहां ज्यादा होगी, पर टर्न वोल्टेज जो होता है कांस्टेंट, इसका मतलब जहां टर्नों की संख्या ज्यादा वहां वोल्टेज ज्यादा, जहां टर्नों की संख्या कम वहां पे वोल्टेज कम। तो ये चीजें क्लियर है। इसका मतलब टर्न बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ये चीज क्लियर है। लेकिन ट्रांसफार्मर में एक बार हमने वाइंडिंग कर दिया, प्राइमरी साइड मान लो बहुत ज्यादा वाइंडिंग कर दिया और सेकेंडरी साइड हमने बहुत कम वाइंडिंग किया, तो ट्रांसफार्मर तो रेडी हो गया। अब हम टर्न घटा बढ़ा नहीं सकते वहां पे, तो जहां पे टर्न की संख्या ज्यादा होगी वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, जहां टर्नों की संख्या कम होगी वहां वोल्टेज कम होगा। क्योंकि पर टर्न वोल्टेज अगर किसी ने बोला 10 वोल्ट है ना, पर टर्न वोल्टेज अगर किसी ने बोला 10 वोल्ट है, और यहाँ 10 टर्न है तो कितने वोल्ट हो गए, 100 टर्न, और यहाँ कोई 5 टर्न है तो कितने हो गए, 50 वोल्ट। तो आप समझिए, तो ये चीजें में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कहता है ट्रांसफार्मर क्या, कि ये देखिए पर टर्न अगर वोल्टेज कांस्टेंट बोल रहा है, इसका मतलब अगर ट्रांसफार्मर कहीं आप देख लेते हैं जहां प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी साइड कम है, ऐसे ट्रांसफार्मर को आप नहीं जानते क्या है, लेकिन ये कहता है कि जहां टर्नों की संख्या ज्यादा और यहाँ पे कम हो, ऐसे कंडीशन में वोल्टेज भी उसके समानुपाती क्या होगा जी, यहाँ पे E1 का वोल्टेज ज्यादा होगा, E2 वोल्टेज कम होगा। यानी E1 हमने बोला था E1 किसके बराबर होगा, V1 के बराबर, और ये
V2 के बराबर, यानी यहाँ का वोल्टेज जो अप्लाई करूंगा मैं V1 और ये E1 तो लगभग बराबर होता है, क्योंकि इस कोर का रेजिस्टेंस इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो ये आ गया, यानी एक ट्रांसफार्मर आपने देखा उसमें टर्नों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि ठीक है प्राइमरी साइड का वोल्टेज भी ज्यादा होगा और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम होगा। तो दुनिया इसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहती है। आज से इस चीज को बैठा लो। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आपसे कराया था, वहां बोला था ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे जहां आपने देख लिया कि टर्नों की संख्या ज्यादा है और यहाँ टर्नों की संख्या कम है, तो एक चीज ये भी श्योर हो गए कि वोल्टेज प्राइमरी साइड ज्यादा होगा और सेकेंडरी साइड कम होगा। तो दुनिया इसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहता है। इसी को दुनिया क्या कहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये चीज क्लियर होना चाहिए। दूसरे टर्न में देखो क्या दिया हुआ है, टर्नों की संख्या सेकेंडरी साइड क्या है। आपने कहीं ट्रांसफार्मर देखा, इस टाइप का ट्रांसफार्मर अगर होता, ये हालांकि ट्रांसफार्मर हमारा अभी जो है सेल टाइप है, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर नहीं है, पर अगर इस कोर पे और इस कोर पे अगर वाइंडिंग किया जाता तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता। अगर यहाँ पे टर्नों की संख्या, आप सेकंड यहाँ देखिएगा, यहाँ पे टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या ज्यादा होता, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता कि पर टर्न वोल्टेज जो क्या होता है कांस्टेंट। इसका मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ज्यादा होगा और सेकंड प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या होगा? कम। तो जैसे वोल्टेज का आधार पर मैं देख लिया कि यहाँ का वोल्टेज ज्यादा और यहाँ का वोल्टेज कम, यानी उधर बढ़ रहा है वोल्टेज, कौन है वो बढ़ रहा है। तो दुनिया इसी को बोलता है स्टेप अप। दुनिया इसी को क्या बोल रही है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ध्यान रहे, जब वैल्यू बढ़ता है, ऊपर बढ़ रहा है, देखिए अपन सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं, वैल्यू ऊपर बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे दुनिया स्टेप अप। ये है इधर वोल्टेज ज्यादा, इधर कम, तो दुनिया इसी को बोलती है स्टेप डाउन। आप कहां नीचे की ओर जा रहे हैं, इसमें कहां जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। दिस इज स्टेप डाउन, दिस इज स्टेप अप। तो यहाँ पे ये चीजों का एक मेन पॉइंट है। लेकिन क्वेश्चंस के बार आपसे पूछता है कि बताइए अगर के का मान 1 से ज्यादा है तो किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, के का मान 1 से कम होगा तो बताइए किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, और के का मान अगर बराबर होगा तो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा। के बाद क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए मैं बता देता हूं। के का मान अगर ज्यादा होगा तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, कोई अगर हमसे ये पूछ दे तो ऐसे कंडीशन में मैं उसको बताऊंगा कि देखिए आप ऐसा कीजिए कि जहां टर्नों की संख्या वहां वोल्टेज ज्यादा। अब समझिए के का मान ज्यादा कब होगा सर जी? 1 से बड़ा कब होगा? जब हमारा E2 बड़ा, देखिए के का मान 1 से बड़ा कब होगा? जब E2 बड़ा हो और E1 उससे छोटा हो, यानी E2 अगर बड़ा हो और E1 छोटा हो तो के का मान हमेशा क्या होगा जी? E2 बड़ा हो और E1 हमेशा छोटा हो तो के का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब जब के का मान 1 से बड़ा हो, इसका मतलब ये क्या होगा? E2 बड़ा और E1 छोटा, E2 बड़ा और E1 छोटा, E2 बड़ा ये E1 छोटा। इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर को डिनोट करेगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछता है कि अगर बताइए के का मान 1 से ज्यादा होगा तो कैसा होगा? तो स्टेप अप होगा। क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा तब होगा इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका कम, और किसी ज्यादा को कम से, मान लो 10 से है, इसका 9 है, तब भागा देंगे तो 1 पॉइंट से समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 1 से ज्यादा कब हो सकता है? जब ये ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा हो। इसका मतलब हमारा ये स्टेप अप होगा। तो ऑब्वियसली जब 1 से कम होगा तो कैसा होगा इस ट्रांसफार्मर? इसका मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तब क्या होगा? 10/9। इसका मतलब ये लेस देन 1 होगा, तो लेस देन 1 कैसा इंडिकेट करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा इंडिकेट करेगा? स्टेप डाउन। अगर के का मान 1 हो जाए, अगर के का मान 1 हो जाए, अगर आपसे कोई बोलता है के का मान 1 हो जाए, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? E2 बराबर E1। इसका मतलब के का मान 1। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें दोनों साइड वोल्टेज बराबर हो, मान लो एक ट्रांसफार्मर ऐसा जिसमें दोनों साइड वोल्टेज आपके क्या हो? बराबर हो, तो यानी इसका मतलब है दोनों साइड टर्नों की संख्या क्या होगी? बराबर। N1 = N2, यानी E2 = N1। विजिबल है? विजिबल है। इसका मतलब सॉरी, E1 E2 E1। तो मैं कह सकता हूं K = 1 होता है। ये ट्रांसफार्मर कहीं कहीं ऑपरेट किए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ये आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका हम स्टेप अप स्टेप डाउन में यूज नहीं कर पाते हैं। आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आपसे कई बार पूछ देता है कि अगर K का मान 1 है तो वो किस टाइप के ट्रांसफार्मर को इंडिकेट करता है? ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। किसको इंडिकेट करता है? आइसोलेशन
ट्रांसफॉर्मर, ऑब्जेक्टिव टाइप बड़ा पूछा जाता है, ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा ईएमएफ इक्वेशन से किस तरीके से हम कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। तो अब थर्ड वन पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम एक बार देखते हैं। ये सब ईएमएफ इक्वेशन जो निकल गया ना उसका कंक्लूजन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के वर्किंग क्या होंगे नो लोड पर और ट्रांसफार्मर के वर्किंग फुल लोड पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो थर्ड वन पॉइंट जो है हमने बोला था शुरुआत में कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला थर्ड पॉइंट। इसको अगर आपने कर लिया, ये सब रिलेशन इंटरकनेक्ट नहीं कराए जाते, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। जो पॉइंट जहां है उसको एक्सप्लेन कर दिया, काम खत्म, इंटरलिंक नहीं किए जाते हैं। अगर इसको इंटरलिंक अगर आप कर लेते हो तो यकीनन आप मशीन एक बार यहां से पढ़ के जाएंगे ना तो फिर जिंदगी में कभी मशीन नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अदरवाइज पूरे टाइम आप अपने लाइफ में कभी यहां से कभी यहां से कभी वहां से कुछ चीजें करते चले जाते हो और मशीन कभी ना तो ठीक से अच्छा हो पाता है और एग्जाम निकालने की जो रेट होती है बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, एक बार पढ़िए पर बहुत अच्छे से पढ़िए, उसी को 2 बार पर अगर रिवीजन करना है तो कर लीजिए, लेकिन एक बार बहुत तगड़े तरीके से पढ़िए। इसीलिए अभी वाला जो पॉइंट कहूंगा थोड़े से दिमाग आपको लगाने की जरूरत होगी, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा और थोड़ी सी दिल थाम के आप लोग रखिए, इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको माइंड पे लोड देगा, है ना, थोड़ा सा लोड देगा। तो उसको लोड को समझने के लिए प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि ये यहां नहीं समझोगे तो आगे लिंक नहीं कर पाओगे, फिर मशीन इतना बड़ा नहीं हो जाएगा आपके लिए, मशीन इतना बड़ा हो जाएगा। क्लियर ना, उतना बड़ा मशीन नहीं करना है। मेरी यही कोशिश है कि मशीन बहुत छोटा में निपट जाए, आपको लगेगा कि मशीन बहुत सिंपल है ना, तो वही मैं बनाना चाह रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट जो भी है मैं उसी के तरीके से ढालना चाह रहा हूं कि आपको कभी बर्डन ना हो। पढ़ाई इंटरटेनमेंट के साथ, एंजॉय के साथ और इंटरेस्ट के साथ होनी चाहिए, कभी बर्डन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा कीप पेशेंस, आप लोग पेशेंस रखिए, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो एक चीज मैग्नेट में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला था B × A = 5। ठीक है, और मैं ये भी बोल सकता हूं B = 5/A, जहां पे B क्या था जी, फ्लक्स की डेंसिटी, फ्लक्स की डेंसिटी। इन सब का यूनिट आप याद रखना जरूर, है ना, ये आपको काम आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़ा फ्रिक्वेंट। टेस्ला भी और फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला, और दूसरे तरीके से क्या सकते हैं वेबर/मीटर²। चलिए यहां पे आते हैं, क्या इस इक्वेशन में इसके जगह पे मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूं क्या, यानी मैं ये लिख सकता हूं क्या 4.445 F के जगह पे यहां पे मैं अगर यूज करूं तो मैं यहां पे B × A × N, ये चीज हो सकता है यहां पे, इसी के जगह पे मैंने इंसर्ट किया इसको। अब समझिए ये B × A से क्या रिलेशन अब निकलता जाएगा, समझते जाइएगा। इसमें ये कांस्टेंट कोर के अंदर एरिया फिक्स, अगर ट्रांसफार्मर आपने डिजाइन कर लिया है तो उसका एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो फिक्स है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है। तो ये कांस्टेंट टर्नों की संख्या, अगर ट्रांसफार्मर में हमने डिजाइन कर लिया तो टर्नों की संख्या भी ट्रांसफार्मर का हमेशा फिक्स हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज तो लिख सकता हूं E = समानुपाती कर देता हूं, क्योंकि कांस्टेंट हटा रहा हूं, ये कांस्टेंट हटा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं F × B, क्या लिख सकता हूं F × B, क्योंकि ये सब हट गया और ये हट गया। क्लियर, तो एक और इक्वेशन लिख सकता हूं E/F समानुपाती फ्लक्स का डेंसिटी, और फ्लक्स का डेंसिटी भैया किसके समानुपाती होता है, फ्लक्स का। फ्लक्स का डेंसिटी किसके समानुपाती होता है, ये देखिए, ये इसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने इसको लिख दिया। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब समझिए कुछ चीजें। मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में या किसी कोर के अंदर, मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है हम उसको डील करते हैं, फिर आपको काफी चीज समझ में आएगा। ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब यहां पे मैग्नेटिक सैचुरेशन देखते हैं। ट्रांसफार्मर कर रहा है, स्पेस ही नहीं बच रहा। चलिए मैग्नेटिक सैचुरेशन किसको बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूं। इज इट विजिबल, इतना दूर विजिबल है। चलिए, मैग्नेटिक सैचुरेशन ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर कहता है कि देखिए ये कोर है, ये लोहे का कोर है, अगर इस पे आपने वाइंडिंग कर दिया, ये वाइंडिंग कर दिया, तो अगर इसमें आप करंट दोगे, इसमें करंट दोगे तो भैया हम फ्लक्स को निकालेंगे। तो बोला ठीक है,
कोर कहता है कि देखो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जितना बड़ा, हमारा ये जो कोर बना होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना ए, ये उसी पे तो लपेट के रखेंगे। ये देखिए कोर कैसा होगा, यही ना है ट्रांसफार्मर का कोर, ये देखिए यही ना है कोर। ट्रांसफार्मर का कोर कौन सा है भाई, ये इसका एरिया है कि नहीं, देखिए इसका एरिया होगा ना, क्योंकि ये इसकी अगर लंबाई मानो, ये चौड़ाई मानो, तो इस पत्ती की चौड़ाई होगी कि नहीं, अपनी एरिया होगा कोर का एरिया। तो ये कहता है कि अगर मेरे पे वाइंडिंग चढ़ा दोगे, वाइंडिंग चढ़ाओगे, तो ये कहता है एक लिमिट तक ही हम फ्लक्स निकालेंगे, समझिएगा। अगर ये इस पे करंट आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये भी फ्लक्स निकालेगा, ये भी क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। करंट बढ़ाते जाओगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये लोहा कहता है, ये कोर कहता है कि भाई एक लिमिट तक ही मैं फ्लक्स को गुजार पाऊंगा, क्योंकि मेरे कोर की अपनी एक कैपेसिटी है। जिस तरीके से समझिएगा, किसी कंडक्टर में, इस पतले तार में मैं क्या 5 एम्पियर करंट गुजार सकता हूं कि नहीं, इसका अपना लिमिटेशन है कि 1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं गुजारेंगे। अगर 5 एम्पियर आप गुजारेंगे तो कहीं कहीं गल जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रांसफार्मर का कोर कहता है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स तो बढ़ूंगा, लेकिन एक लिमिट तक। एक टाइम के बाद आप चाहे करंट कितना भी बढ़ा लो अपने कंडक्टर से, हम ज्यादा से 10 मान लो कि एक लिमिट होगा, अगर 100 लाइन से ज्यादा फ्लक्स मैं गुजार नहीं पाऊंगा, दैट इज नॉन एज मैग्नेटिक सैचुरेशन। समझिए इसके ग्राफ को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये करंट का ग्राफ है, ये करंट का ग्राफ है, और ये फ्लक्स का ग्राफ है। कहता है एक टाइम तक अगर आप बढ़ाओ तो ठीक है, उसके बाद हम कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है भाई, कहता है कि अगर करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। एक टाइम के बाद इस कोर में सैचुरेशन आता है, इस कोर से एक लिमिटेशन होती है कि कितने फ्लक्स गुजर पाएंगे, क्योंकि फ्लक्स तो हमेशा कोर से ही गुजरता है। इसकी अपनी लिमिटेशन है कि कितना लाइन ऑफ फ्लक्स गुजार सकता है। इसका मतलब करंट अब इस वाइंडिंग से चाहे कितना भी गुजारो, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से कितना भी करंट गुजारो, वो वाइंडिंग उसका कोर अलाउ नहीं करता उसके बाद। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट पे आके आपका फ्लक्स हो या फ्लक्स की डेंसिटी हो, फ्लक्स हो या फ्लक्स की डेंसिटी हो, ये दोनों नियत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहाँ पे आके, कांस्टेंट। यहाँ के बाद आगे बढ़ेगा ही। आप करंट चाहे बेशक बढ़ा दीजिए इस वाइंडिंग में, लेकिन ये फ्लक्स और नहीं बढ़ता। फ्लक्स देखिए कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसी को बोले, इस पॉइंट पे बोला जाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। इसी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन, या इसी को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। इसी को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट। यानी सैचुरेट कर गया, वो कोर जो है सैचुरेट कर गया, अब इससे ज्यादा ये फ्लक्स नहीं गुजार पाएगा। अगर इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं गुजार पाएगा तो करंट देने का कोई फायदा है क्या, जब उससे ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर का कोर तो फ्लक्स प्रोड्यूस, फिर ईएमएफ ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए एक लिमिट से ज्यादा अपन इस वाइंडिंग, इसके वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए इस टाइप का है, क्योंकि एरिया तो लंबाई चौड़ाई के रूप में होगा। ये देखिए सर्कुलर तो है नहीं ना, L/B वाला शेप है। इसकी जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये देखिए इतनी विड्थ है, इतनी लेंथ है, तो इसकी एरिया कुछ और होगी। तो यहां समझिए, तो ये कहता है जो मैं हूं, अब इसमें ये कह रहा है कि चूंकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज समानुपाती किस पे होता है जी, फ्लक्स के। किस पे, समानुपाती फ्लक्स के। फ्लक्स बढ़ेगा तभी ना ईएमएफ बढ़ेगा। अब ट्रांसफार्मर एक लिमिट तक, समझिएगा, एक लिमिट तक ट्रांसफार्मर में करंट बढ़ा रहा हूं तो एक लिमिट तक यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लक्स वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद करंट यहाँ के बाद, इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ ही नहीं रहा। फ्लक्स नहीं बढ़ रहा तो वोल्टेज कांस्टेंट। तो वैसा ट्रांसफार्मर में करंट खाली बढ़ा क्या करेंगे, जब ये फ्लक्स एक लिमिट से ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा और तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। क्लियर। इसका मतलब एक चीज तो तय है, अगर इतना ही साइज का कोई कोर हो, समझिएगा एकदम बारीकी से, इतना ही साइज का अगर कोर है तो इसमें एक लिमिट है कि इस वाइंडिंग में मैक्सिमम कितना करंट दिया जाए, है ना। इसकी एक कंडीशन है, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये एक लिमिट कर दिया इन्होंने कि इस तार में कितना करंट गुजारा जाए। ऐसा नहीं है कि 11 kV का ट्रांसफार्मर उठा के ले आया और इसी से जोड़ दिया। ये कोर कभी अलाउ नहीं करेगा उतना फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता एक लिमिटेड है। जिस तरीके से किसी कंडक्टर से हम एक इस पतले कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं, 100 एम्पियर से नहीं भेजा जा सकता, उसी तरीके से किसी कोर की अपनी क्षमता होती है उससे, क्योंकि उससे फ्लक्स गुजरता है ना, इससे तो करंट गुजरते नहीं। ट्रांसफार्मर के कोर से हमेशा क्या गुजरता है, फ्लक्स। क्लियर है। अगर फ्लक्स गुजरता है
इसका मतलब है इसकी लिमिटेशन है, इस कोड की अपनी लिमिटेशन है, इसीलिए कोड का साइज घटता बढ़ता है। अगर बड़ा ट्रांसफार्मर बनाना है, हाई रेटिंग की ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ट्रांसफार्मर का कोड बढ़ जाता है, कोड बढ़ेगा तो उससे फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग कम होगी, कम फ्लक्स वाला ट्रांसफार्मर होगा, तो कोड का साइज छोटा होता है। एयरक्राफ्ट के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जो रहता है हाई फ्रीक्वेंसी पे क्यों रखा जाता है, तो उससे साइज उसका घटता है, उसको अभी डील करेंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या कि मैग्नेटिक सिचुएशन क्या होता है। अब इस इक्वेशन को भी हम बताएंगे। चलिए इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां से हमने एक इक्वेशन को निकाला, ये इक्वेशन तो एक चीज बता दिया कि मैग्नेटिक सिचुएशन होता है। अब कोई कह रहा है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में, देखिए इसके इक्वेशन को अगर समझ चुके हैं तो आगे मैं इसको कराता हूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए कुछ बहुत एक खास चीज है इसमें समझने का। E किसके बराबर होता है जी? हमेशा V के। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं V/F समानुपाती फ्लक्स की डेंसिटी समानुपाती फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो अगर एक ट्रांसफार्मर आपने डिजाइन कर लिया है, ये विजिबल है क्या? चलिए यहां से देख रहे हैं आप। चलिए एक ट्रांसफार्मर आपने डिजाइन कर लिया है, इसमें पतले पतले पत्तियों का बना होगा और यहां पे वाइंडिंग का कंडक्टर है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे एक कांसेप्ट सीखे होंगे तो आपके लॉस वगैरह तो यूं ही निकलना शुरू हो जाएंगे। यहां से देखिए, अगर मान लो एक किसी रेटिंग प्रॉपर वोल्टेज के लिए आपने बनाया, मान लो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज के लिए? 50 हर्ट्ज के लिए ये ट्रांसफार्मर आपने डिजाइन किया, तो उसका कोड का फिक्स एरिया हो गया कि इतने ही पतला कोड में 50 हर्ट्ज और 200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ऑपरेट किया जा सकता है। तो ठीक है, किसी ने बोला कि V/F, मान लीजिए V/F यहाँ पे कितना हो रहा है? V/F की बात करें तो 200/50, इसका मतलब 4 कांस्टेंट है। अगर ये चीजें कांस्टेंट है तो इसका मैग्नेटिक जो है वो भी समानुपाती होगा 4 के, है ना। हम कह सकते हैं यहाँ पे V/F कांस्टेंट है। अब समझिए यहाँ पे किसी ने कहा कि इसी ट्रांसफार्मर में, किसी ने बोला इसी ट्रांसफार्मर में अगर फ्रीक्वेंसी घटा दूं और वोल्टेज 200 ही रख दूं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से घटाकर कितना कर दिया किसी ने? 20 हर्ट्ज। समझिएगा, किसी ने 50 हर्ट्ज से घटाकर 20 हर्ट्ज कर दिया, तो 50 हर्ट्ज से घटाकर जैसे ही 20 किया और वोल्टेज उसने बोला कि 200 ही रखना है, तो क्या वही ट्रांसफार्मर का कोड चलेगा? तो किसी ने बोला देखो भाई, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी घटा दिए, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब उस कोर में फ्लक्स बढ़ेगा, और उस कोर में फ्लक्स बढ़ेगा तो बताइए इस ट्रांसफार्मर के कोर में ऑलरेडी हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स इससे गुजर जाए। मान लो हमने पहले टारगेट किया था कि 100 लाइन फ्लक्स गुजरे, अब आपने फ्रीक्वेंसी को आधा से भी कम कर दिया, तो अब तो ये गुजारना चाहेगा कितना? हो सकता है ये गुजारना चाहे 225 लाइन। कितने गुजारना चाहेगा? 225 लाइन फ्लक्स का। लेकिन उस कोर की कैपेसिटी होगी क्या 225 गुजारने की? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही अपना मैक्सिमम लेके चलते हैं, और आपके पास 225 लाइन फ्लक्स गुजारने के लिए है, पहले इसकी क्षमता थी 100 लाइन गुजारने की, उसके लिए हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन कर दिया। तो ये चीज कभी ट्रांसफार्मर परमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप चाहे फ्रीक्वेंसी घटा दो, ऐसे कंडीशन में ये अलाउ नहीं करेगा इतना फ्लक्स गुजरना, तो ये ट्रांसफार्मर वैलिड नहीं होगा ऐसे कंडीशन में। तो क्या करना पड़ेगा? अब सोचिए, ज्यादा लाइन ऑफ फ्लक्स गुजारने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ऐसे कंडीशन में? अगर आपने फ्रीक्वेंसी घटा दिया तो ट्रांसफार्मर को अब साइज बढ़ा दीजिए। ट्रांसफार्मर का कोर का साइज क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलिए अब जो है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को घटाकर कितना कर दिया, अगर 20 हर्ट्ज कर दिया और वोल्टेज 200 ही मेंटेन करा आपने, और फ्रीक्वेंसी कर दिया आपने 20 हर्ट्ज, तो चूंकि फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई और 250 पे 225 को अलाउ नहीं कर रहा। अब इसके कोर का अगर साइज बढ़ा दिया आपने, अगर इस कोर का साइज बढ़ा दिया, तो अब ये 225 लाइन ऑफ फ्लक्स क्या करेगा? गुजार सकता है। तो इसीलिए
ध्यान रहे, हमेशा अगर फ्रीक्वेंसी कम करते हो ट्रांसफार्मर में तो फ्लक्स लाइन बढ़ जाता है, फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उसी कोड पर अब हम उस फ्रीक्वेंसी का ऑपरेशन नहीं करा सकते। तो क्या करा सकते हैं भैया, या तो ट्रांसफार्मर की कोड बढ़ा दो। एक कंडीशन, क्या कंडीशन निकला कि अगर आप फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो 2 पॉइंट है। पहला, या तो क्या करो, पहला पॉइंट में यहां पे नोट डाउन कर देता हूं, फर्स्ट वन, या तो कोड की साइज बढ़ा दो। ये बहुत बिल्कुल तरीके से कीप पेशेंस रखिए, एकदम धैर्य पूर्वक। अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी आ रहा होगा, वीडियो ऐसा है कि आप इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको लिंक करने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको लिंक नहीं करता, क्योंकि हर टीचर के पास आवर लिमिटेशन है। मेरे पास कोई आवर का लिमिटेशन है नहीं है, मैं खुद एक टीचर हूं। मैं चाहूं तो जितना देर आपको समझा सकता हूं, पर चीजों को लिंक करना सिखाऊं ताकि ये मशीन आपके लिए इतना छोटा हो जाए। हमको इसको शाहरुख खान का ये नहीं बनाना इतना बड़ा, क्लियर ना। तो अपन को बहुत छोटा में इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे चीजों को समझेंगे तो चीजें बहुत कम्पैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा और क्या कह रहा है, चलिए उस चीज को देखते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ओके गाइस, तो ट्रांसफार्मर क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आप घटाते हैं और कांस्टेंट को, वोल्टेज को कांस्टेंट उतना ही पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो साइज बढ़ाइए। पहला ही पॉइंट हमने निकाला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, कोड का साइज क्या करिए आप, बढ़ाइए। दूसरा चीज और क्या आएगा, दूसरा यानी एक ट्रांसफार्मर को क्या हो गया, V/F यानी E/F किसके समानुपाती होना चाहिए जी, ये B और यानी फ्लक्स के समानुपाती होना चाहिए। अब एक चीज और है कि अगर इसको कांस्टेंट रखना है, यानी V/F जैसे इससे पहले क्या था 200/50, 4 था, कितना निकला था 4। अगर कांस्टेंट रखना है इस फ्लक्स को, इस बी को, तो जरूरी है कि अगर फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो तो वोल्टेज भी घटा दीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो तो वोल्टेज भी घटा दीजिए, तो प्रोपोर्शन उतना ही रह जाएगा। कितना प्रोपोर्शन रह जाएगा, फिर से पहले वाला बी और पहले वाला एफ के। कैसे, अगर मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी को कितना घटा दिया था जी, फ्रीक्वेंसी को आपने घटा दिया, एफ को कर दिया 20, एफ को कितना किया 20, तो दोनों का रेशियो कितना इससे पहले निकला था 4। तो फिर भी 4 रेशियो कैसे बच सकता है, उसके बाद यहाँ क्या रखा जाए, वोल्टेज को घटा के कितना कर दिया जाए कि ये भी हो जाएगा 4 इस कंडीशन में भी। तो फ्रीक्वेंसी अगर 20 करेंगे तो वोल्टेज को कितना रखें कि 20 हो जाएगा, वोल्टेज को कर दीजिए 80 वोल्ट। यानी वोल्टेज भी घट जाए, अगर फ्रीक्वेंसी भी घट जाए तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा। देखिए 200 वाला भी घट जाए और 50 वाला, अगर आप फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो तो 200 वोल्टेज को भी घटाइए तो उसी कोड में काम आ जाएगा, उसी कोड में हमारा काम आ जाएगा। लेकिन कंडीशन अगर क्या हो गया, उसी कोड में काम निकालना है तो वोल्टेज को घटाइए। क्या लिखा है, वोल्टेज को घटाइए। अगर हम 80 कर दे रहा हूं और ये है इतना, तब भी V/F का मान क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी फ्लक्स तब बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो फ्लक्स ऑटोमेटिक इसी कोड में माइनस कर लेगा जब आप सप्लाई वोल्टेज क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए इन दोनों का डिवीजन कितना निकल गया है, 4। इसका मतलब 2 कंक्लूजन तय है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी घटाएंगे, वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे तो कोड का साइज बढ़ाइए, कोड का साइज बढ़ाइए। या फिर कहता है किसी ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे, ठीक है, और वही ट्रांसफार्मर यूज करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे और वही ट्रांसफार्मर यूज करना चाहते हैं, तो उतना ही लाइन ऑफ फ्लक्स गुजारने के लिए कहता है, 100 लाइन ऑफ फ्लक्स गुजारने के लिए क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि आप वोल्टेज को भी घटा दीजिए। तो सेम ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा जी, यूज्ड। सेम ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रांसफार्मर के तो मेन कॉन्सेप्ट तो अब स्टार्ट हो रहे हैं, अब तक हमने बेसिक फॉर्मेशन किया था आप लोगों के लिए। मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बेसिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी बहुत बच्चा कंफ्यूज है, के बारे में से कहता है कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल भी सब्जेक्ट लीजिए। आपको यकीन के साथ बताता हूं, आप सर्किट थ्योरी का लेक्चर लीजिए, जो 45 लेक्चर कराया है, सारे बेसिक उसी के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है। तो कोई चीज अलग नहीं है, आपको बस सीखना है। एक बार आप स्टार्ट तो कीजिए, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एसएससी जेईई का कंप्लीट सेट कवर आपको कर रहा हूं, एक एक विथ आपको बुक विथ पीडीएफ
अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो मार्केट में अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको बुक मिल जाएंगे। जो चीज एक एक करा रहा हूं वही चीजें आपको बुक में मिलेंगे। चाहे तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के नाम से ही टेलीग्राम भी है। चलिए, बहुत जल्दी ऐप आ रहा है, ऐप पे भी बहुत सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो यहां तक ये दो इंपोर्टेंट हमारा डिस्कवरी एक तरीके से कह सकते हो और कंक्लूजन है। आप यहां से इस चीजों को याद रखें। अगर फ्रीक्वेंसी किसी ट्रांसफार्मर का घटाना है, समझिए, अगर किसी ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी घटाना है और उसी ट्रांसफार्मर का यूज करना है तो वोल्टेज भी घटाइए, तभी वो उतना ही फ्लक्स मेंटेन करेगा। दूसरी चीज, अगर आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी घटाया, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, तो साइज ट्रांसफार्मर को बढ़ाइए। ट्रांसफार्मर का क्या करना है? साइज बढ़ाना पड़ेगा, तभी ऑपरेट होगा, नहीं तो साइज ये ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखने की लॉजिक बता देता हूं। बड़ा ट्रांसफार्मर जो आपके गांव घर में होते हैं उसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा। साइज बहुत बड़ा होता है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एयरक्राफ्ट में जो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, अब एयरक्राफ्ट में वजन कम होना चाहिए तभी ना तेजी गति से जाएगा, तो उसमें भी इतना बड़ा ट्रांसफार्मर अपन लेके नहीं जाते हैं। अगर इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लेके नहीं जाते तो छोटा लेके जाएंगे। अब छोटा लेके जाएंगे, उतना ही वोल्टेज मेंटेन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली लगाइए। आप देखिए, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो कोर का साइज बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो कोर का साइज बढ़ रहा है। इसीलिए एयरक्राफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसमें गति बहुत ज्यादा चाहिए, तो वजन कम होना चाहिए चीजों का, तो हम ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट करते हैं वो छोटा होना चाहिए। तो एयरक्राफ्ट में अगर ट्रांसफार्मर छोटा होना चाहिए तो बताइए, ट्रांसफार्मर छोटा होने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसफार्मर को छोटा होने के लिए फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए तो साइज ट्रांसफार्मर का क्या होता है? छोटा, क्योंकि उसमें चाहिए क्या? आप समझिए, एयरक्राफ्ट के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है और वो फ्रीक्वेंसी होती है 400 हर्ट्ज। के बाद एग्जाम में पूछा जाता है 400 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हाई कर देने से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हाई कर दूं, अगर फ्रीक्वेंसी हाई कर दूं तो उससे क्या होगा? देखिए, ये कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी है तो उससे फ्लक्स कम, अब फ्लक्स कम तो छोटा ट्रांसफार्मर में काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप इस टाइप की लॉजिक को अच्छे से दिमाग में एडजस्ट रखेंगे। फोर्थ एंड आखिरी कंक्लूजन है हमारा इसमें, वो देखने लायक है। वो कैसा कंक्लूजन है? फोर्थ और आखिरी कंक्लूजन, वो कंक्लूजन ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड इस टाइप से। देखिए, ईएमएफ इक्वेशन E1 इक्वल टू ये निकाला था और शुरुआत में हमने फ्लक्स लेके चला था φm sin ओमेगा t, ये दोनों टर्म हमने लेके चला था और इसी को मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को हमने d∅dt में फेराडेज लॉ पे लगाया था। तो हमने E का इक्वेशन ये पढ़ाया था और यहाँ के बाद हमने RMS वैल्यू निकाला था। लेकिन मैं यहाँ कुछ चीजें देखना चाहूंगा कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर के अंदर हुआ क्या। एक ऐसा अप्लाइड वोल्टेज हमने लगाया, इसको मैंने बोला V1, इससे गुजरा I1, इसने प्रोड्यूस किया phi और यहाँ इंड्यूस्ड हुआ E1। यही तो चीज हुआ जिसमें मैं बोला V1 लगभग बराबर होता है E1, क्योंकि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो रेजिस्टेंस कोई नहीं थी, ये वोल्टेज आपस में बराबर होगा। अब यहाँ से कुछ चीजें समझने की है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, सर्किट थ्योरी आपने पढ़ा है, सर्किट थ्योरी जो मैंने ही लेक्चर लिया था आरएलसी सर्किट में। अब समझिए, इस सप्लाई वोल्टेज को इस वाइंडिंग में अगर अप्लाई किया गया है, ये तो एक वाइंडिंग है और एक सप्लाई वोल्टेज है। अगर इसका रेजिस्टेंस मैं कहता हूं लगभग जीरो है, तो किसी, ये कैसा हो गया? एक इंडक्टर, और किसी इंडक्टर में अगर आप करंट भेजते हैं तो ये वोल्टेज और ये करंट के बीच कितने का एंगल होता है? हमेशा 90 डिग्री का। कितने का एंगल होता है जी? हमेशा। एक प्योर इंडक्टर में अगर आप करंट भेजेंगे तो कितने का होता है लीड लैग? 90 डिग्री का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आरएलसी सीरीज सर्किट आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बात करा रखा उन चीजों को। तो यहां से ये रहा। अब आइए इनके कंक्लूजन को देखिए, क्योंकि फेजर आपको तंग ना करे इसीलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया गया वोल्टेज, उसके बाद यहां से करंट गया, उसके बाद यहां इंड्यूस्ड हुआ E1। इन तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहां पे इसने फ्लक्स भी प्रोड्यूस किया है। तो फ्लक्स और करंट आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शन होते हैं, आपस में क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। देखिए, कोई लीडिंग लैगिंग इन दोनों के बीच नहीं होता है।
क्या निकला कि हम कोई लीड लैग नहीं लेके चले थे अगर फ्लक्स और करंट में, तो हम जो वोल्टेज उत्पन्न वोल्टेज था वो 90 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ध्यान रहे उत्पन्न वोल्टेज 90 से लैग कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज नहीं, उत्पन्न वोल्टेज लैग, जो प्रोड्यूस्ड वोल्टेज है वो 90 से लैग कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं फ्लक्स को यहाँ पे इस एक्सिस पे रखूं तो इस फ्लक्स से सबसे पहले आया है कौन, वोल्टेज, देन है ये करंट, देन है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप समझिएगा चीजों को। तो इन करंट और वोल्टेज में मैं कह रहा हूं एक मैग्नेटाइजिंग करंट है, मान लीजिए ये फ्लक्स हमारा मैग्नेटाइजिंग है, करंट का तो है फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग करंट ये यानी जो इसको I1 भी बोल रहा हूं, चलिए I1 ही मान लीजिए अभी फिलहाल यह है, जबकि मैग्नेटाइजिंग करंट यही मैग्नेटाइज होता है। आपको बहुत अच्छे से करा रखा हूं उधर। यहाँ पे प्योर इंडक्टर है और सप्लाई वोल्टेज V1 है और मैग्नेटाइजिंग करंट μ0 है। इन दोनों में जब लोड इंडक्टिव हो तो करंट और वोल्टेज में कौन लैग करता है, करंट का क्या करता है, लैग कितने से, 90 डिग्री से। किन से जी, सप्लाई वोल्टेज से। तो यहाँ पे आई म्यू अगर यहाँ पे है तो लैग कर रहा होगा किससे जी, सप्लाई वोल्टेज। तो V1 का ग्राफ क्या बनेगा, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिव एलिमेंट तो है ही नहीं, है ना। तो एक फेजर देखिए यहाँ पे, फेजर यहीं से बनना शुरू हो जाता है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से करिए। तो हमारा जो मेन फ्लक्स है उससे लीड करता है कौन, V1। जो सप्लाई वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, सप्लाई। एक एक चीज को बहुत अच्छे से करिए। सप्लाई वोल्टेज था, सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है कौन, हमारा इसमें प्रोड्यूस्ड करंट और फ्लक्स। और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है हम इस फ्लक्स से उत्पन्न हुए हैं। ये देखिए दोनों का रिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये फ्लक्स। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है कि हमसे, ये फ्लक्स कह रहा है कि भाई तू इंड्यूस्ड ईएमएफ हमसे कितना पीछे रहा है, ये 90 से पीछे जा रहा है। इसका मतलब जो E1 होगा वो कहाँ होगा, ये है नीचे, दिख रहा है क्या। तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज आपस में अपोजिट ग्राफ पे होता है हमेशा। देखिए इंड्यूस्ड वोल्टेज के बाद आप समझिए, ट्रांसफार्मर से समझिए, यहाँ पे जो सप्लाई देने, वोल्टेज कितना है, एक सप्लाई देने वाला वोल्टेज, इससे होकर करंट गुजरेगा और इस वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज यहाँ पे। तो एक जो सप्लाई देने वाला वोल्टेज होगा, एक वोल्टेज यहाँ पे V1 है और यहाँ इंड्यूस्ड E1 है। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक का वोल्टेज यहाँ तो दूसरे का वोल्टेज यहाँ। ये सप्लाई वोल्टेज इससे लीड कर रहा होता है और इंड्यूस्ड वोल्टेज इस फ्लक्स से लैग कर रहा होता है। आप समझिएगा चीजों को। यानी अगर इसकी पोलैरिटी यहाँ प्लस माइनस है तो इस ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसे होगी। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाले इक्वल लेकिन एक दूसरे के अपोजिट। ये करंट इधर नहीं, यानी थोड़े से ड्रॉप तो होते हैं पर यहाँ इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड, यानी बहुत कम मात्रा में करंट जाता है, इसलिए बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। चलिए और चीजों को समझिए। आपसे इसीलिए पूछता है कि इस फ्लक्स से कौन लीड लैग करता है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो ये इस तरीके से फेजर बनते हैं इसके। और चीजें ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ देता है इस E और इस E के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप देखिए कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। यानी उत्पन्न वोल्टेज और सप्लाई के वोल्टेज के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके बन गए, ये समझिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पता रखते हो तो बहुत अनगिनत क्वेश्चन आपके रेडी होते चले जा रहे हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किसी बुक का उठा लीजिए, आपको बुक्स भी मैं प्रोवाइड कर ही दे रहा हूं। चलिए तो ये इस तरीके से हो गया कि आपसे पूछा जाता है जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। और ऐसे भी समझिए सप्लाई वोल्टेज है, प्योर इंडक्टर है, तो इसमें वोल्टेज से करंट लैग किया 90 से। अब इस वोल्टेज और फ्लक्स, इस करंट और इस फ्लक्स के कारण ये इंड्यूस्ड हुआ, ये भी कितने से 90 डिग्री से लैग कर रहा है। इसका मतलब इसका और ई के बीच रिलेशन कितना हो गया जी, 90 + 90 यानी 180 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इस तरीके से फेजर भी आगे ड्रॉ करेंगे जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आप, आई होप कि आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम आप लोगों को मशीन भी पूरे विजुअलाइज के साथ आपके दिमाग में बैठा सके। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।